नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 12 की बायोलॉजी के पहले लेसन के 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। इस पार्ट के अंतर्गत हम बहुत सारी टॉपिक को क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की थोड़ी बहुत रिवीजन करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने आपके लिए बेसिक बताया था इस पार्ट का कि जनन क्या होता है, क्योंकि इस पार्ट का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अर्थात जनन क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जनन शब्द जिस शब्द के पीछे जुड़ जाता है उसका अर्थ होता है उत्पत्ति होना। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपनी समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही जनन कहलाती है। इसके बाद मैंने बताया था कि जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में बताया था कि जिसमें सिर्फ एक ही जनन की आवश्यकता होती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, और इसमें उत्पन्न होने वाली संतानें अपने जनक के हूबहू बिल्कुल समान होती हैं। इसके बाद बताया था जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया था लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है, तो ऐसा जनन जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें उत्पन्न होने वाली जो संतानें होती हैं अपने जनक अर्थात माता पिता के समान नहीं होती है। अर्थात इसमें क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जनन मैंने बताया था, जनन का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति होना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, अलैंगिक जनन। दूसरा बताया था लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जबकि लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वो अपने जनक के समान होती है। क्योंकि क्योंकि जैसे आप लोगों को बताया था कि इसमें एक डीएनए होगा, वही एक डीएनए दो अलग अलग संतानों में पहुंच जाएगा। तो डीएनए तो एक ही है ना, तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है अपने जनक के समान होती है, जिन्हें हम क्या कहते थे, क्लोन कहते थे। इसके बाद होता है लैंगिक जनन। तो इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा, और दोनों में जो संतान उत्पन्न होती थी अपने जनक के अलग अलग होती है। आप पहले पार्ट को देखिए, आ जाएगा समझ में। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों के लिए पुष्प की संरचना के बारे में कि पुष्प में चार चक्र होते हैं। दूसरे पार्ट में बताया था कि पुष्प में चार मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है बाह्यदल, दूसरा होता है दल, तीसरा होता है पुंमंग, चौथा होता है जायम। ठीक है, और इसमें एक और बात बताई थी कि जो बाह्यदल और दल होता है इसको हम क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जबकि मैंने बताया था पुमंग और जायम को हम क्या कहते हैं, आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि सबसे पहले जो पुष्प में नर युग्मक होता है, क्या होता है, ये बात समझिए। यहाँ पर पुष्प से आएगा नर युग्मक, पुष्प की आएगा नर युग्मक, और आएगा आपका मादा युग्मक। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। जी मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसके बाद हमने दूसरे पार्ट में ये सीखा कि नर युग्मक अर्थात परागकण का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मैंने बताया था कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प के नर भाग को हम कहते हैं पुमंग या फिर पुंकेसर कह सकते हैं। तो पुष्प का जो नर युग्मक का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, पराग कोश के अंदर होता है। और मैंने ये भी तो बताया था आप लोगों के लिए कि जो पुंकेसर होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है पराग कोश और दूसरा क्या होता है, पुतंतु होता है। तो जहां पर पराग कोश होता है वहीं पर किसका निर्माण होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, फिर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने बता दिया, तो आपको पूरी प्रोसेस बताई थी। ठीक है, आप दूसरी वीडियो को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो इसके बाद मैंने बताया था कि जिस प्रकार से पराग कण का निर्माण हो जाता है, सबसे पहले क्या होता है, लघु जो बीजाणु धानी होती है, एक पराग नलिका में दो पालियां होती हैं, और दो पालियों में अगर देखें तो चार चैम्बर होते हैं जिनको हम प्रकोष्ठ बोलते थे। उन प्रकोष्ठों के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। उसको हमने अगर जूम करके देखा, ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करके देखा, तब हमने वहां पर पाया कि इसके अंदर कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। और उन कोशिकाओं के समूह को हम एक कोशिका के नाम देते थे अधो स्तरीय कोशिका। वो अधो स्तरीय कोशिका बड़ी होकर के क्या बनाती है,
एक कोशिका बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिपक्व कोशिका बनाती है। और वो परिपक्व कोशिका विभाजित होती रहती है, ठीक है, विभाजित होकर के दो प्रकार की कोशिका बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक को बोलते थे हम प्राथमिक परिपक्व कोशिका और दूसरी को बोलते थे प्राथमिक पुनर्बीजाणु जन कोशिका। एक को बोलते थे, क्या बोलते थे, एक को हमने बोला था प्राथमिक परिपक्व कोशिका और दूसरी को हमने क्या बोला था, प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका। अब एक को हमने प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका बोला था और इसके बाद मैंने बताया था कि ये क्या होती है, विभाजित, दोनों कोशिका विभाजित होती हैं, एक साथ दोनों कोशिका विभाजित होती है, लेकिन एक साथ एक का अध्ययन कर सकते हैं। तो जो एक कोशिका होती है प्राथमिक परिपक्व कोशिका, ये विभाजित होकर के 3 स्तरों का निर्माण करती है। पहला होता था आपका बाह्य स्तर, ठीक है, दूसरा होता था आपका मध्य स्तर, तीसरा होता था आपका टेपिटम। जो बाह्य स्तर होता है, इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती थी, मोटी होती थी, जबकि जो मध्य स्तर होता था, ये 1 से 5 स्तरों का निर्माण करती थी, जिसमें 3 स्तर मुक्त होते थे। तो 1 से 3 स्तरों का निर्माण करती थी, ये नष्ट हो जाती है। इनका कार्य क्या हो रहा है, इनका कार्य होता है, जो बन रहे हैं वहां पर परागकण, उनको आंशिक रूप से पोषण प्रदान करती है। जबकि क्या होता है, तीसरा स्तर होता था, वो होता था टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो टेपिटम का कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। एक कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि परागकणों को पोषण प्रदान कौन सा स्तर करता है, तो आपको पता होना चाहिए टेपिटम स्तर। तो इस प्रकार से फिर मैंने बताया था कि जो प्राथमिक पुनर्बीजाणु जन कोशिका है, इसको तो हमने बता दिया कि 3 स्तर बनाती है, लेकिन प्राथमिक पुनर्बीजाणु जन कोशिका होती है, ये प्राथमिक पुनर्बीजाणु जन कोशिका क्या होती है, पहले इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान वहां पर एक कोशिका का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसके बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और एक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 प्रकार के क्या बनते हैं, वहां पर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रकार से मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से वहां पर लघु बीजाणु अर्थात परागकणों का निर्माण होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, यहाँ से पेपर में बहुत पूछा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है परागकोश का स्फुटन। जब वहां पर परागकण बन गए, अब ध्यान से समझना है, जब वहां पर परागकणों का निर्माण हो गया, हमने दूसरी वीडियो में समझ लिया, दूसरे पार्ट में समझ लिया कि परागकणों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जब परागकणों का निर्माण हो जाता है, तब वहां पर क्या होता है, परागकोश का स्फुटन होता है। फ्रेंड्स, स्फुटन का मतलब होता है फटना, परागकण परागकोश का फटना, स्फुटन ही कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है मैंने यहाँ पर लिख लिया है टाइम बचाने के लिए, ठीक है, और अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा आपका टॉपिक है परागकोश का स्फुटन, किस प्रकार से स्फुटन होता है। तो यहाँ पर इसको समझिए, इसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, जब परागकोश परिपक्व, परिपक्व मतलब एडल्ट, जब परागकोश वहां पर निर्माण हो गया, इसके बाद उसको पकने में कुछ टाइम लग गया, ठीक है, एडल्ट होने में कुछ टाइम लग गया, तो वही कंडीशन कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, तो उसके मध्य में पाई जाने वाला तो उसके मध्य में पाया जाने वाला मध्य स्तर एवं कैपिटल स्तर समाप्त हो जाती है। मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बाह्य स्तर, एक होता है मध्य स्तर, एक होता है टेपिटम, ठीक है। तो जब परागकोश परागकण परिपक्व हो जाता है, तो जो उसका बाहर का स्तर, एक मध्य स्तर और एक टेपिटम, तो टेपिटम स्तर और मध्य स्तर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो यही लिखा है कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, तो उसके मध्य पाए जाने वाला मध्य स्तर और टेपिटम, ध्यान रखना, मध्य स्तर और टेपिटम स्तर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये दोनों क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ये तो मैंने बताया था। और समाप्त होने से पहले ये क्या करते हैं, जो परागकण वहां पर बन चुके हैं ना, उनके लिए क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। इस प्रकार परागकोश भित्ति में केवल एक बाह्य स्तर एवं अंत स्तर शेष रह जाता है। मतलब जो बाहर का स्तर होता है, अभी मैं स्ट्रक्चर में समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है। बाह्य स्तर एवं अंत स्तर क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। इस समय क्या होता है, परागकोश में केवल एक अनुदैर्घ्य खांच दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, वहां पर एक अनुदैर्घ्य खांच दिखाई देती है, और उसी खांच के द्वारा परागकोश क्या हो जाता है, फट जाता है। कभी कभी जो स्फुटन होता है, कभी कभी स्फुटन परागकोशों की अग्र दरारें, उसके अंदर की दरारों से और छिद्रों द्वारा भी होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनें कि जब
परागकोश हमने देखा परागकोश के अंदर लघु बीजाणु के अंदर लघु बीजाणु का अर्थात परागकणों का निर्माण हुआ। तो जब वो पक जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो एडल्ट होने के पश्चात क्या होता है, तो जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व होने के पश्चात क्या होता है, जो उसका मध्य का स्तर है, जो उसकी 3 लेयर होती है, और इसका अंदर का स्तर जहाँ पर क्या टैपिटम होता है, तो ये दोनों स्तर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाती है। इतनी बात सुनना है। इतनी अगर बात आपको समझ में आई कि मध्य का स्तर और टैपिटम स्तर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उस समय वहां पर कुछ नहीं बचता, वहां पर बचता है आपका बाह्य स्तर और बाह्य स्तर के अंदर का अंतः स्तर। दोनों स्तर वहां पर सिर्फ रहते हैं, ठीक है। उस समय वहां पर सिर्फ एक खांच दिखाई देती है, एक खांच दिखाई देती है, और उसी खांच के द्वारा क्या होता है, परागकोश फट जाता है और परागकण से अलग हो जाता है। निसंदेह देखो इसको ये मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। देखो अभी मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, परेशानी ना। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर ये होता है, जो आपकी सबसे पहले क्या होती थी, अधोस्तरीय कोशिका। ध्यान रखना है यहाँ पर, एक बार रिविजन कर लेंगे। अधोस्तरीय कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो यूनिट फ्रेंड्स ध्यान रखना, आपकी एक ए वाली यूनिट जनरल वाली यूनिट और दूसरी आनुवांशिकता वाली यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर में से 35 नंबर का यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप रेगुलर क्लास लेते हैं, अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं, तब आप 35 में से 30 नंबर का 100% करके आएंगे, इतनी मेरी जवाबदारी है, ठीक है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या होता था कि वहां पर एक अधोस्तरीय कोशिका होती थी, कहाँ पर, लघु बीजाणु के अंदर, ठीक है। और ये अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर क्या बनाती थी, बड़ी होकर फिर पशु कोशिका का निर्माण करती थी। और ये फिर पशु कोशिका विभाजित होती रहती थी, और विभाजित होने के पश्चात दो प्रकार की कोशिकाएं, कितने प्रकार की, दो प्रकार की कोशिकाएं, एक थी आपकी प्राथमिक फिर पशु कोशिका, और दूसरी कोशिका थी आपकी प्राथमिक पुन बीजाणु जन कोशिका। पहली थी आपकी प्राथमिक फिर पशु कोशिका, दूसरी थी प्राथमिक पुन बीजाणु जन कोशिका। और इन ये दोनों कोशिकाएं एक साथ विभाजित होती रहती है, विभाजित होने के बाद इनमें अलग अलग क्रिया होती है। तो इसमें क्या होती थी, इसमें 3 स्तर बनते थे। कितने स्तर, 3 स्तर। एक होता था बाह्य स्तर, एक होता था मध्य स्तर, और एक होता था टैपिटम। ये मैंने आपको बताया था, एक होता था बाह्य स्तर, दूसरा क्या होता था मध्य स्तर, तीसरा होता था टैपिटम। तो जो बाह्य स्तर होता था, इसकी कोशिकावृत्ति कैसी होती थी, बड़ी होती थी। कैसी होती थी, बड़ी होती। और जो मध्य स्तर होता था, ये 1 से 3 स्तरों का बना होता है। किताबों में मैंने बताया था 5 होते हैं, लेकिन 1 से 3 स्तरों का बना होता है। इनका कार्य क्या होता है, ये समाप्त हो जाते हैं, समाप्त होने से पहले ये क्या करते हैं, जो परागकण वहां पर बन रहे, इसके अंदर बन रहे, उनको पोषण प्रदान कर देती है। जबकि टैपिटल का कार्य क्या होता है, ये भी समाप्त हो जाता है, लेकिन इनका कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। जी आपको मैं बता चुका था, ठीक है। तो मध्य स्तर जी देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि जी ऐसे होती है स्तर, ये बाह्य स्तर हो गए, और इसके बाद मध्य स्तर। कितने स्तर का, 3 स्तरों का बना होता है। कितने स्तरों का, सॉरी, ठीक है, समझ लेना, मैंने समझाया था वहां पर स्ट्रक्चर से समझाने के लिए बना रहा हूँ। जी कौन सा स्तर कहलाएगा, आपका मध्य स्तर। जी आपका बाह्य स्तर, तो ये मध्य स्तर है। इसके बाद अंदर क्या होता था आपका टैपिटम। ये क्या कहलाता है, टैपिटम। तो मैंने ये बता दी कि जे कोशिका प्राथमिक प्रपस्व कोशिका जब विभाजित होती है तो 3 स्तरों का निर्माण करती है। पहले कौन सी, आपकी बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आपका टैपिटम। तो यहाँ पर इसके बाद फिर क्या होता है, इसमें प्राथमिक पुन बीजाणु जन कोशिका होती है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या, समसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका का निर्माण करती थी, जिसे हम कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते थे। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका से फिर 4 प्रकार के किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है। मैंने दूसरी वीडियो में आपको बता दिया था। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जब इस प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर 4 लघु बीजाणु होते हैं, इनसे फिर कई बनते रहते हैं, ठीक। इस प्रकार से कई बहुत सारे परागकणों का निर्माण होता है। तो जब ये परागकोश क्या होता है, परिपक्व हो जाता है। हमारा टॉपिक क्या है, परागकोश का स्फुटन। स्फुटन का मतलब फटना, किस प्रकार से फटता है, ठीक है। और फटने के पश्चात क्या होगा, परागकण अलग बात हो जाएगी, ठीक, अलग हो जाएगा परागकण से। तो यहाँ पर क्या होता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व होने के पश्चात क्या होता है, इसका जो जी मध्य स्तर होता है और टैपिटम स्तर होता है, जी क्या हो जाता है,
समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के पश्चात वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर क्या बचता है, वहां पर सिर्फ एक खांच दिखाई देती है, और उस खांच के द्वारा क्या होता है, इस खांच के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, आपका परागकोश फटकर अलग हो जाता है और परागकण अलग हो जाता है। इस बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परागकोश की स्फुटन की प्रक्रिया। अभी तक तो हमने ये जाना कि परागकोश का स्फुटन होता है, कैसे होता है, तो मैंने बता दिया कि जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उपस्थित वहां पर मध्य स्तर और टैपिटम स्तर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उस समय वहां पर क्या दिखाई देती है, एक खांच दिखाई देती है या फिर अग्र दरार होती है, उसके द्वारा परागकोश का स्फुटन हो जाता है। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है, तो देखो यहाँ पर प्रोसेस लिखी है मैंने, इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, परागकोश के स्फुटन की प्रक्रिया में, ध्यान रखना यहाँ पर, ध्यान समझना, परागकोश की स्फुटन की प्रक्रिया में परिपक्व परागकोश, कौन सी परागकोश, परिपक्व जो पक गए, ठीक है, परिपक्व परागकोश अंत स्तर से, जो परिपक्व परागकोश होता है वो क्या करता है, अंत स्तर से, जो कौन सा स्तर बचा आपका, बाह्य स्तर और अंत स्तर, तो उस अंत स्तर से जल को सोखने लगता है, क्या करता है, जल को सोखने लगता है, जो वहां पर जल को ना, ठीक है, उस जल को वो सोखेगा, और जल को सूखने के कारण क्या होता है, इन कोशिकाओं में, जो कोशिकाएं वहां पर, ठीक है, उन कोशिकाओं में बाह्य पतली भित्ति भीतर की ओर सिकुड़ जाती है। सबसे पहले वो क्या करेगा, वहां पर आपको पता है बाह्य स्तर और अंत स्तर बचा था, ठीक है, टैपिटम और मध्य स्तर तो समाप्त हो गए, तो वो क्या करता है, जल को सूखता है। जब वो जल को सूखता है तो उसकी कोशिकाओं में क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने पर क्या होता है, ये कोशिकाएं क्या होती है, भीतर की ओर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण जो रंध्र की कोशिकाएं होती है, वहां पर जो कोशिकाएं उपस्थित होती है, उन पर दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से जिससे एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं। इस प्रकार स्फुटन होकर परागकण अलग हो जाता है। नहीं आया समझ, देखो एक बार समझ। सबसे पहले मैंने बताया कि जो परागकोश है, क्या परागकोश परिपक्व हो जाएगा, तो परिपक्व होगा तो स्फुटन कैसे होता है, जब परागकोश परिपक्व हो जाता है तो उसका बाह्य स्तर और मध्य स्तर और टैपिटम स्तर समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने पर बचता क्या, बाह्य स्तर और उसी के आंतरिक स्तर, ठीक है, अंत स्तर। अब यहाँ पर क्या होगा, तो जो अंत स्तर में, ठीक है, जो अंतर जब वो परिपक्व हो जाता है तो वो क्या करता है, अंत स्तर से जल को सूखता है। जब जल को सूखेगा तो उसकी कोशिकाओं में क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ेगा तो उस पर दबाव पड़ने से वो परिपक्व होते हैं, वो क्या होता है, जो परागकोश होता है, सॉरी, वो फट जाता है। तो देखो यहाँ पे ये लिखा है कि परागकोश की स्फुटन, स्फुटन का मतलब होता है फटना। स्फुटन की प्रक्रिया में परिपक्व परागकोश अंत स्तर से जल को सोखने लगता है, ठीक है, इतनी बात समझे, जिसके कारण इन कोशिकाओं में बाह्य पतली भित्ति भीतर की ओर क्या होती है, जल को सूखता है, तो भित्ति कोशिका भित्ति होती है वो भीतर की ओर सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के पश्चात क्या होता है, उसकी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण वे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, परागकण अलग हो जाते हैं। इस प्रकार स्फुटन होकर के परागकण अपने अलग हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर अब नहीं आएगी तो वीडियो को रिवर्स करके समझना, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है परागकण की संरचना। किसकी, परागकण की संरचना। अभी तक हमने जाना परागकण का निर्माण कैसे हो रहा, कहाँ पर हो रहा, कब हो रहा, कैसे हो रहा है, हमने समझा। इसके बाद परागकण का स्फुटन कैसे होता है, क्योंकि परागकण का स्फुटन समझना जरूरी है, क्योंकि परागकण जब फटता है तब वो परागकण परागकोश जब फटता है तो जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और इसके बाद वो जो नर युग्मक होते हैं वो किसके साथ फ्यूज करते हैं, वो संलयन होते हैं मादा युग्मक के साथ और बीज का निर्माण करते हैं। इसलिए हम बेसिक चीज समझते रहे, डिटेल से समझते आ रहे। अब हमारा है परागकण की संरचना, तो मैंने लिखा है, इसको मैं समझा देगा, इसके बाद मैं अपनी बेसिक तरीके से समझाता हूँ। तो परागकण या लघु बीजाणु, ध्यान रखना, परागकण या लघु बीजाणु, जहां पर देखो लघु जुड़ जाए, जहां पर लघु जुड़ जाए, लघु का मतलब होता है जी नर के लिए, ये नर युग्मक के लिए यूज किया जाता है, लघु का मतलब नर, और जहां पर गुरु जुड़ जाए, ये काय के लिए यूज किया जाता है, मादा युग्मक के लिए। तो मादा युग्मक के लिए गुरु का प्रयोग करते हैं और नर युग्मक के लिए लघु का प्रयोग करते हैं, अर्थात लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु का मतलब क्या होगा, नर युग्मक, और गुरु बीजाणु का मतलब क्या होगा, मादा युग्मक। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो परागकण की संरचना में क्या है, देखो सबसे पहले परागकण या लघु बीजाणु एक ही होता है, तो परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मक, नर युग्मक किसको बोल रहे हैं, इन्हीं को तो बोल रहे लघु बीजाणु या फिर परागकण को।
तो परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मक की प्रथम कोशिका होती है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया कि नर युग्मक की प्रथम कोशिका किसे कहते हैं, तो नर युग्मक की प्रथम जो कोशिका होती है वो क्या होती है, लघु बीजाणु या फिर परागकण होती है। तो परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मक की प्रथम कोशिका। देखो परागकण के बारे में समझिए, तो परागकण की संरचना कैसी होती है, तो परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मक की प्रथम कोशिका होती है। ये जो सामान्यतः ये होती कैसी, जो सामान्यतः एक कोश की है, जो परागकण हो सकता है वो एक कोश की भी हो सकता है। आवृत गोलाकार, आवृत का मतलब कह सकते हैं आधा हो सकता है, आवृत गोलाकार, अंडाकार आकार का भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से द्विस्तरीय, द्विस्तरीय का मतलब दो स्तरों का वित्तीय कोशिकाओं से लगी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, द्विस्तरीय संरचना होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ठीक है, सबसे पहले परागकण या लघु बीजाणु, परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मक की प्रथम कोशिका होती है, जो सामान्यतः कैसी होती है, एक कोश की, आवृत गोलाकार, अंडाकार तथा द्विस्तरीय होती है। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखो यहाँ पर मैंने संरचना बनाई है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बड़ी संरचना बना रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक परागकण है, क्या परागकण है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना रहा हूँ, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ठीक है, जल्दी में सॉल्व करूंगा, परेशान नहीं हूँ। ये हमारा एक परागकण है और एक परागकण में दो स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, दो स्तर। एक होता है बाहर का स्तर, ये क्या है, परागकण की संरचना, परागकण की संरचना, या फिर इसी को कह सकते हैं लघु बीजाणु। तो एक परागकण में दो स्तर होते हैं। इसकी इसको बोलते हैं बाह्यचूल, बाह्य स्तर को बोलते हैं बाह्यचूल, और इसके अंतर स्तर को बोलते हैं अंताचूल। ध्यान रखना यहाँ पर एक परागकण में दो स्तर होते हैं, एक होता है बाह्यचूल और एक होता है अंताचूल, ठीक है। और ये जो छिद्र दिख रहे हैं ना आपको, इन छिद्रों को बोलते हैं जनन छिद्र। क्या कहते हैं, जनन छिद्र। तो एक परागकण में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका बाह्यचूल, दूसरा अंताचूल और तीसरा जनन छिद्र। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता हो गया। अब इसके अंदर एक केंद्रक होता है, क्या होता है, एक केंद्रक होता है। एक परागकण के अंदर तीन स्तर होते हैं, सॉरी तीन भाग होते हैं। एक होता है आपका बाह्यचूल, इसको बाह्य स्तर को बोलते हैं बाह्यचूल। एक होता है अंतर स्तर को बोलते हैं अंताचूल, और इसमें कुछ छिद्र होते हैं जिनको बोलते हैं जनन छिद्र। तो मैंने लिखा भी है कि परागकण के कितने भाग होते हैं, तीन भाग। एक होता है बाह्यचूल, एक होता है अंताचूल, एक होता है जनन छिद्र। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर देखो बाह्यचूल में क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा है यह परागकण का, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद मैं वहां पर तो समझा दे रहा हूँ कि यह परागकण का सबसे बाहरी स्तर होता है। बाह्यचूल क्या होता है, देखो बाह्यचूल क्या सबसे बाहरी का स्तर है, तो यहाँ पर यह परागकण का सबसे बाहरी स्तर होता है। यह एक विशेष रासायनिक पदार्थ जो बाह्यचूल होता है, एक रासायनिक पदार्थ का बना होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। बाह्यचूल परागकण का सबसे बाहरी स्तर होता है जो एक रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है, ठीक है। और इसके कारण ही क्या होता है, जो परागकण होता है या परागकण होते हैं बहुत सालों तक, कह सकते हैं कि बहुत हजारों सालों तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इसका जैविक अपघटन नहीं होता। क्या नहीं होता है, इस पदार्थ का जैविक अपघटन नहीं होता, अर्थात ये टूटता नहीं है। और इसके कारण ही जो परागकण के अंदर होती है उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है कि यह परागकण का सबसे बाहरी स्तर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे बाहरी स्तर कौन होता है परागकण का, तो बाह्यचूल होता है। यह एक विशेष प्रकार की रासायनिक पदार्थ, कौन सा रासायनिक पदार्थ, स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिसका जैविक अपघटन नहीं होता। मैंने क्या बताया, जैविक अपघटन नहीं होता, ये टूटता नहीं है, ठीक है। अर्थात इसके कारण ही परागकणों में, किसके कारण, इस स्पोरोपोलिन के कारण, ठीक है, इसके कारण ही परागकणों में उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, अर्थात अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है। आपको एक पॉइंट आपको याद हो गया होगा
सबसे बाहरी स्तर क्या होता है, बाह्यचूल। तो आप क्या लिखेंगे कि बाह्यचूल यह परागकण का सबसे बाहरी स्तर होता है। यह एक रासायनिक पदार्थ, विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिसके कारण ही अर्थात इसके कारण परागकणों में क्या पाई जाती है, उच्च प्रतिरोधक क्षमता, बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण ही परागकण लंबे समय तक, यानी बहुत लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई, जो बीज होते हैं, बीज खराब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बीज का निर्माण कहाँ से हो रहा है, नरिमक अर्थात परागकणों से। और परागकण में क्या पाया जा रहा है, बाह्यचूल जो होता है, जो बाहर की लेयर होती है वो काय की बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जिसके कारण से क्या होता है, परागकण सुरक्षित रहता है। अगर परागकण सुरक्षित रहेगा तो बीज भी सुरक्षित रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमने एक पार्ट समझ लिया बाह्यचूल, कि बाह्यचूल सबसे बाहरी आवरण होता है, जो काय का बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। और इसके अंदर एक क्या पाई जाती है, अधिक क्षमता पाई जाती है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण से परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इतनी बात आपको समझ में होगी। इसके बाद है आपका अंतःचूल। तो यह परागकण का आंतरिक स्तर होता है। अंतःचूल क्या है, यह परागकण का अंत स्तर होता है। और ये काय का बना होता है, एक पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। देखो मैंने लिखा दिया, यह परागकण का आंतरिक स्तर होता है। आंतरिक मतलब अंदर का स्तर होता है। यह मुख्यतः पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद है तीसरा पॉइंट क्या है अपना, जनन क्षेत्र। तो बाह्यचूल आवरण में देखो, बाहर की आवरण, बाह्यचूल में देखो, बाहर के स्तर में देखो, बाह्यचूल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। बाह्यचूल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जनन छिद्र कहते हैं। इन जनन छिद्रों में अगर देखा जाए, जहां पर ये छिद्र होते हैं, यहाँ पर स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है, अर्थात पाया तो जा रहा सभी जगह, लेकिन इन जो खाली जगह होती है ना, जहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। एक बात आपको ध्यान रखना है। तो बाह्यचूल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और इन जिन छिद्रों के अंदर, इन जनन छिद्रों पर क्या नहीं पाया जाता, स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। अब अगर देखें तो द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री का मतलब जिनमें जैसे द्विबीजपत्री का मतलब क्या होता है, जिनमें दो बीज होते हैं, जैसे मूंगफली हो गया, ठीक है, आपका उड़द हो गया, ठीक है, जिनमें दो होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, समझ में आ गया होगा ना आपको द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में जो जनन छिद्र होते हैं वो 3 पाए जाते हैं। कितने होते हैं, 3 जनन छिद्र होते हैं। जबकि एक बीजपत्री में अगर जनन छिद्रों की बात की जाए तो एक जनन छिद्र पाया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया परागकण की संरचना। कि परागकण क्या होता है, परागकण लघु बीजाणु नर युग्मक की प्रथम कोशिका होती है, जो कैसी होती है, एक कोशिकीय कोशिक, अंडाकार भी हो सकती है, और द्विस्तरीय संरचना होती है, ठीक है। इसके बाद बताया तो इसके पार्ट, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होता है आपका बाह्यचूल, दूसरा अंतःचूल, तीसरा क्या होता है, जनन क्षेत्र। बाह्यचूल में आप क्या लिखेंगे कि बाह्यचूल यह परागकण का बाहर की संरचना होती है। यह एक रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिसके कारण ही जो परागकण होते हैं लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अंतःचूल में आप क्या लिखेंगे, अंतःचूल में लिखेंगे यह परागकण का आंतरिक स्तर होता है। यह मुख्यतः काय का बना होता है, यह मुख्यतः पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। इसके बाद बताएंगे यहाँ पर जनन छिद्र। तो यहाँ पर लिखेंगे बाह्यचूल पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और यहाँ पर स्पोरोपोलिन क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहता है। द्विबीजपत्री की बात करें तो द्विबीजपत्री में 3 जनन छिद्र और एक बीजपत्री में 1 जनन छिद्र पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इन जनन छिद्रों से ही क्या निकलता है, एक पराग नलिका निकलती है। अब देखो यहाँ पर मैं ये चीज समझा था, इसको मैं साफ करता हूँ। देखो क्या होता है ना, परागकण की अगर बात करें, ये परागकण की संरचना है। इसको देखो डिटेल से पढ़े, कोई भी चीज पढ़े डिटेल से पढ़े, ठीक है। डिटेल से पढ़ने का मजा ही अलग होता है। अगर आप शॉर्ट शॉर्ट में अगर पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो पेपर के हिसाब से पढ़े, अच्छी बात है। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो जो जितना भी आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँ, पूरी बायोलॉजी अगर पढ़ाऊंगा मैं, तो गारंटी देता हूँ कि 11th 12th 9th 10th 11th 12th की जितनी भी बायोलॉजी होगी पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। और मैं भी यूट्यूब पर, इस ऑनलाइन प्लेट पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर जो भी सब्जेक्ट, A to Z सब्जेक्ट, मैं शॉर्ट तो बिल्कुल पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शॉर्ट पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता है।
तो आइए सबसे पहले परागकण की संरचना में, परागकण की संरचना क्या होता है, एक बाहर का स्तर होता है, ठीक है, ये क्या है बाहर, इसको क्या बोलते हैं बाह्य स्तर या बाह्य चूर्ण। आपको पता होगा बाह्य चूर्ण किसका बना होता है, अभी मैंने बताया स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन के अंदर क्या होती है उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण जो परागकण होता है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इतनी बात क्लियर हो। इसके आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं अंताचूर्ण, क्या बोलते हैं अंताचूर्ण। ये काय का बना होता है पेप्टोसेलुलोज, पेप्टोसेलुलोज का बना होता है। इतनी बात समझ। इसके अंदर जो छिद्र होते हैं इनको क्या बोलते हैं जनन छिद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनन छिद्र कहते हैं। इतनी बात समझ। अब इसके अंदर एक केंद्रक होता है, क्या होता है केंद्रक। ये केंद्रक ध्यान रखना यहाँ से, ये केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रकों का निर्माण करता है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट बात है। ये केंद्रक विभाजित होकर दो केंद्रों का निर्माण करता है, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। बड़े केंद्रक को बोलते हैं वर्धी केंद्रक, क्या बोलते हैं वर्धी केंद्रक, और इसको बोलते हैं जनन केंद्रक। ये परिपक्व परागकण की बात है, ठीक है। तो एक होता है वर्धी केंद्र, एक होता है जनन केंद्र। जब ये परागकण अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, ठीक है, अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उससे पहले ये क्या करता है, ये जनन केंद्र दो विभाजित होकर दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। कितनी दो केंद्रकों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं नर युग्मक कहते हैं। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये परागकण क्या सॉरी दो, एक होता है वर्धी केंद्र, एक होता है जनन केंद्र। जब ये केंद्र सॉरी परागकण परिपक्व हो जाता है, तब ये क्या करता है विभाजित होकर के दो केंद्रकों का निर्माण करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं नर युग्मक। तो जब ये पक जाएगा, वो अपने पुष्प के वर्तिकाग्र या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, तब वहां पर हम देखते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, वहां पर दो युग्मक होते हैं, अर्थात दो केंद्रक होते हैं। तो ये बात मैंने आपको इतनी बात बताना चाह रहा था। इसके बाद फिर क्या होगा, जी दो रहेंगे और यहाँ से क्या निकलेगी, इस केंद्र की सहायता से क्या निकलती है परागनलिका निकलती है। वो परागनलिका कहाँ पर जाती है, बीजांड के अंदर पहुंच जाती है। वो कैसे पहुंच जाती है, आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैं इसको साफ करता हूँ जो मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे सब, अब हमने पढ़ लिया नरयुग्मक का निर्माण, परागकण के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका क्या, मादा युग्मक अर्थात बीजांड का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, बीजांड का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आइए हमारा अगला टॉपिक है पुष्प का मादा जनन, पुष्प का मादा जनन अंग। पुष्प का मादा जनन के बारे में हमें पढ़ना है। पुष्प के मादा भाग में आप लोगों को पता होगा, मैं अभी स्ट्रक्चर बना रहा सिर्फ समझाने के लिए। जी पुष्प का आपको पता है मादा भाग है, ठीक है। इस भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं वर्तिकाग्र। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं वर्तिका, क्या बोलते हैं वर्तिका। और जी जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं अंडाशय। तो एक मादा जनन अंग की बात करें तो पुष्प के मादा जनन अंग में तीन मुख्य भाग होते हैं, एक होता है वर्तिका, दूसरा वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर क्या पाया जाती है, बीजाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे बीजाणु पाए जाते हैं। तो इसी चीज को अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। तो आइए मित्रों अब हम समझते हैं किसकी संरचना, पुष्प का मादा जनन अंग के बारे में समझते हैं कि पुष्प के मादा जनन अंग में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कहाँ पर मादा जनन अंग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्योंकि नर युग्मक का तो हमने देख लिया है कब हो रहा, कैसे हो रहा, कहाँ पर हो रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझेंगे मादा युग्मक में कहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो हमने इस किसकी संरचना बनाई, एक हमने स्त्री की संरचना बनाई या फिर कह सकते बीजाणु, स्त्री केसर
एक को बोल सकते हैं स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर की संरचना तो बीजांड। देखो अगर देखा जाए तो जो मादा भाग होता है उसका मादा जनन अंग में तीन मुख्य भाग होते हैं। एक होता है आपका वर्तिकाग्र, क्या होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, ध्यान रखना तीन मुख्य भाग होते हैं, एक मादा जनन अंग के तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, वर्तिका, वर्तिका, और तीसरा क्या होता है आपका अंडाशय, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बीजांड। और एक बीजांड नहीं पाया जाता, बहुत सारे बीजांड, देखो यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ, जैसे ये, ठीक है, इसके तो मतलब ही नहीं नर भाग से, यहाँ पर क्या पाए थे, बहुत सारे बीजाणु पाए थे। हम बहुत सारे बीजाणु का अध्ययन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक बीजाणु का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से एक बीजाणु के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है उसी प्रकार से सभी बीजाणुओं के अंदर निर्माण होता होगा, तो हम एक का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी कार्य संरचना है जी, इसके अंदर की बीजाणु की संरचना है। देखो मुख्य भाग होता है आपको वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। अब इसके बाद एक बीजाणु में अगर देखें ध्यान से समझना, तो एक बीजाणु में एक बाहर का स्तर होता है जिसको हम बाह्य आवरण कहते हैं। एक बीजाणु की संरचना में दो आवरण होते हैं, एक होता है बाहर का आवरण जिसको हम बाह्य आवरण कहते हैं, एक होता है अंदर का आवरण जिसको बोलते हैं अंत आवरण। तो एक बीजाणु में बाह्य आवरण होता है, दूसरा क्या होता है अंत आवरण। तो ये बाहर वाला बाह्य आवरण, अंदर वाला अंत आवरण, ये कार्य संरचना है बीजाणु की। अब इसके बाद जहां पर ये बाह्य आवरण और अंत आवरण, ध्यान रखना ये बात, जहां पर ये बाह्य आवरण और अंत आवरण अपूर्ण होते हैं, बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पर अपूर्ण होते हैं, जिस स्थान पर खाली होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। एक बात आपको समझाएंगे, जो होता है बाह्य आवरण, जो होता है अंत आवरण, बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पर खाली रहेंगे, अपूर्ण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। इतनी बात समझाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि जो बीजांड द्वार, बीजांड, बीजांड जिस संरचना द्वारा जुड़ा होता है, बीजांड जिस संरचना द्वारा जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं बीजांड ग्रंथ। क्या कहते हैं उसे, बीजांड ग्रंथ। इतनी बात समझ आई। बीजांड जिसके द्वारा जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं बीजांड ग्रंथ। इसके पश्चात बीजांड द्वार के, बीजांड द्वार के, इसके बाद ये समझ लेते हैं बीजांड द्वार के सामने वाला भाग, बीजांड द्वार के सामने वाला भाग, सामने वाला भाग क्या कहलाता है, विभाग कहलाता है। इंग्लिश में क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए बायोलॉजी, तो इंग्लिश वर्ड कम यूज करूंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, आपको बायोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तो बीजांड द्वार के सामने वाला यानी इसके अपोजिट साइड वाला भाग को क्या कहते हैं, निभाग। इतनी बात समझ। देखो एक बात समझ लो, बीजांड द्वार, बीजांड में अगर देखा है तो एक बाह्य आवरण होता है, इसके अंदर के आवरण को अंत आवरण कहते हैं। बाह्य आवरण और अंत आवरण जिस स्थान पर क्या कहते हैं, अपूर्ण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। इसके बाद बीजांड जिस रचना से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में। इसमें कोशिकाओं का समूह होता है जी, कोशिकाओं का समूह होता है, जी आंतरिक वाला भाग है इसको कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं जी, इसके अंदर वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं, बीजांड काय। इतनी बात आपको समझ में। बीजांड काय में कोशिकाओं का समूह होते हैं जिनको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, इसी के अंदर भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसको हम आगे चल के भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे किस प्रकार से जो मादा युग्मक है उसका निर्माण होता है। तो इसके बारे में भाग क्या बोलते हैं, बीजांड काय। बीजांड काय से क्या का निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है कि इसमें बीजांड द्वार में तीन कोशिकाएं यहाँ की तरफ होती हैं और तीन कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं, ठीक है। तो जो निभाग की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, तीन कोशिकाएं, उनको हम बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। निभाग की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं। और जो बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें से अगल बगल वाली कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। जो मध्य वाली कोशिका होती है इसको हम अंड कोशिका, यही हमारा होता है मादा युग्मक। क्या होता है, मादा युग्मक। कैसे निर्माण होता है आगे चल के हम पढ़ते हैं। लेकिन बात आपको समझ में आएगी होगी कि निभाग की तरफ जो तीन कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। जबकि जो बीजांड द्वार की तरफ जो तीन कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और सहायक कोशिका नहीं, अगल बगल वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं, जबकि मध्य वाली कोशिका को क्या कहते हैं, अंड कोशिका, या फिर इसी को बोलते हैं मादा युग्मक। इसके बाद जो बीच में जो भाग होता है इसमें क्या होती है, एक कोशिका होती है जिसको क्या बोलते हैं, द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो कितनी, एक कोशिका, इसको हम दो दो कोशिका नहीं कहेंगे, एक कोशिकीय होती है, ये दोनों केंद्रक मिलकर के एक कोशिकी बनाती है, ठीक है। दो केंद्रक हैं
लिंक कोशिका कितनी है, एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय केंद्र। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारी कितनी कोशिकाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो कोशिकीय हो रही, कितनी कोशिकाएं, 7 कोशिकीय। देखो 3 जो हुई, 3 जो हुई, 6 हुई, इसको हम एक कोशिका मानेंगे, सिर्फ एक कोशिका, ध्यान रखना। तो एक जो हुई तो कितनी हुई, 7 कोशिकीय। अगर केंद्रकों की बात करें, 3 3 6 8 और 2 8, तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय। कौन सी अवस्था होती है यहाँ पर बीजांड के द्वारा, बीजांड में कौन सी अवस्था होती है, तो 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय अवस्था होती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो एक पुष्प के मादा जनन में 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब जो ये इसके अंदर का है, इसको क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। तो ये बीजांड की संरचना है, ठीक है, क्योंकि बीजांड के अंदर तो किसका निर्माण हो रहा है, देखो बीजांड के अंदर किसका, मादा युग्मक का निर्माण हो, मादा युग्मक को नर युग्मक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, भ्रूण का, भ्रूण से क्या बनेगा, फिर बीज बनेगा। उसी चीज को हम समझ रहे हैं ना। तो इसमें एक बीजांड में जो बाहर का आवरण स्तर होता है उसको बाह्य आवरण कहते हैं, इसके अंदर के आवरण को, अंदर के स्तर को अंत आवरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जहां पर बाह्य आवरण और अंत आवरण अपूर्ण होता है उसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। इसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे क्या आ गया, आपका नरयुग्मक आ गया, परागकण आ गया। ठीक है, परागकण कितनी अवस्था में होते हैं, 2 अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से परागकण निकलती है, वो कहाँ से परागकण का, यहाँ से होती हुई इसके अंदर जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। बीजांड जिस संरचना से या जिसके द्वारा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। इसके अंदर वाले भाग को बीजांड का कहते हैं, और इसमें कोशिकाओं का समूह होता है जिसके कारण किसका निर्माण होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसके बाद बताए बीजांड द्वार के सामने वाले भाग, बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती है जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की होती है जिनमें अगल बगल वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं, जबकि इसको बीच वाली कोशिका को अन्य कोशिका कहते हैं। इसके अंदर दो केंद्रक वाली संरचना होती है, यानी एक कोशिका होती है जिसे क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखें तो 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 कोशिकीय। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 7 कोशिकीय और कितने केंद्रक, 1 2 3 और 3 6 और 2 8, 8 क्या होते हैं, 8 केंद्र की अवस्था होती है। मित्रों आप लोगों की इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है किस प्रकार से एक बीजांड के अंदर जो मादा युग्मक है अर्थात गुरु बीजाणु है उसका निर्माण होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आप प्लीज समझ में आ गया, एक बार रिपीट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन मैंने क्या बताया था, अगर जहां पर लघु लग जाता है, जहां पर लघु लग जाता है उसका उपयोग कहां पर करते हैं, नर युग्मक के लिए करते हैं। और जहां पर गुरु लग जाता है वहां पर उसका उपयोग मादा युग्मक के लिए करते हैं। तो लघु बीजाणु का मतलब नर युग्मक का निर्माण, और गुरु बीजाणु का मतलब गुरु बीजाणु अर्थात मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु। ठीक है, तो इसके लिए मैं किस प्रकार से यहाँ पर बनते हैं गुरु बीजाणु, कहाँ कहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझिए, गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था जनन शब्द का मतलब उत्पत्ति होना। ठीक है, तो गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, तो मैं स्ट्रक्चर वाइज में समझा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो आइए मित्रों अब हम समझते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा है गुरु बीजाणु जनन, अर्थात गुरु बीजाणु का मतलब क्या होता है, गुरु बीजाणु, गुरु का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मैंने बताया था कि जहां पर लघु लग जाता है उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है नर युग्मक का निर्माण, जबकि जहां पर गुरु लग जाता है उसका होता है मादा युग्मक का निर्माण। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, अभी तक हमने सीखा कि कहाँ पर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कहाँ पर किस प्रकार से बीजांड के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। अभी वो प्रोसेस में सीख नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ बीजांड की संरचना के बारे में समझा था, आप वीडियो रिवर्स करके देखें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे गुरु बीजाणु जनन, अर्थात गुरु बीजाणु का निर्माण होना गुरु बीजाणु कहलाता है। गुरु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। सीधी एक बात है, जो मादा युग्मक है उसका निर्माण कैसे होता है, अब इस पूरी प्रोसेस को समझिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यदि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तब आपको इस पार्ट्स में
कभी भी समस्या नहीं आ सकती, ये मेरी गारंटी है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमने एक बनाई बीजांड की संरचना बना कर देखी, उसमें हमने पार्ट देखा, बाह्य आवरण होता है, आंतरिक आवरण होता है, जहां पर जो खाली होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। ठीक है, बीजांड जहां से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। इसके बाद जो अंदर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के अंदर क्या होता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, और भ्रूण के अंदर भी क्या होती है, आपकी अंडकोशिका। तो वो होती कैसे कैसे बनती है, उसी चीज को हमें समझना है। तो मैंने एक दो करके लिखा है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आइए सबसे पहले क्या होता है, ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जी मैंने बनाई एक बीजांड की संरचना, क्योंकि यदि हमें एक की समझ में आ जाती तो उसी प्रकार सबकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये अंडाशय, ये क्या है आपका मादा अंग जनन अंग है। इसमें आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम कहते हैं वर्तिका। जबकि इस वाले भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय। इसके अंदर के भाग को क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लिया है, तो ये जो होता है ना भाग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर ही क्या होता है, आपको पता होगा, बीजांड काय के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है। तो ध्यान से मैंने इसको हम बोलते हैं बीजांड काय, जो कोशिकाओं से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बीजांड काय। अब यहाँ पर इस बीजांड काय के अंदर एक कोशिका होती है, क्या होती है, एक कोशिका होती है, जिसको हम बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। ध्यान रखना, एक बीजांड काय के अंदर एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं अधोस्तरीय, या कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह होता है जिसको अधोस्तरीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब इस इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये पहला पॉइंट मैंने लिया, स्ट्रक्चर में समझा दिया कि इसको बीजांड काय कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक कोशिका होती है। क्या होती है, एक कोशिका। शुरुआत से बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से लेके आपका बिल्कुल एंड तक। तो इसके अंदर एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका, कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अब इस अधोस्तरीय कोशिका में ध्यान रखना है, इस अधोस्तरीय कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री। देखो मैंने इससे पहले नरेमुख वाले भाग में बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 प्रकार के गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जबकि समसूत्री होता है तो समान होता है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये जो कोशिका होती है अधोस्तरीय कोशिका, 2 प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ जाती है। कितनी प्रकार की कोशिकाओं में, 2 प्रकार की कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसको एक को बोलते हैं गुरु बीजाणु कोशिका, बीजाणु जन कोशिका, या इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीजाणु जन कोशिका या फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और दूसरी कोशिका होती है उसको बोलते हैं द्वितीय कोशिका। इतनी बात आपको समझ में आई। पहले पॉइंट में क्या बताया कि इस बीजांड काय के अंदर एक कोशिका होती है जिसको अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। इस अधोस्तरीय कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके दौरान 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। एक को बोलते हैं बीजाणु जन कोशिका या फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और दूसरी को बोलते हैं द्वितीय कोशिका। इतनी बात आपको समझ में आई। इसके पश्चात क्या होता है इनमें, इसके पश्चात क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन। अभी क्या होता है, समसूत्री से समसूत्री समान होंगे। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो द्वितीय कोशिका होती है, क्या द्वितीय कोशिका, जो ज्यों की त्यों रहती है, ज्यों की त्यों रहती है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्वितीय कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि बीजाणु जन कोशिका या फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु सूत्र अर्धसूत्री विभाजन होने से पहले बीजाणु जन कोशिका होती है, जो स्वयं ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। ध्यान रखना, ये पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्धसूत्री विभाजन होने से पहले ही जो बीजाणु जन कोशिका होती है, ये क्या करती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। अब इसके पश्चात क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये तो ज्यों की त्यों रहती है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ आपकी बची क्या, बीजाणु जन कोशिका या फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पर 4 प्रकार की आवृत गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। कितने, 4 प्रकार की आवृत गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का या फिर गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, आवृत का मतलब क्या होता है, आवृत का मतलब होता है आधे। आधे क्यों होंगे, क्योंकि आधे इसके पास होंगे, आधे नर से आएंगे, और दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एक नए प्रकार का युग्मक बनेगा, जिसको युग्मक बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुरु बीजाणु कोशिका से 4 प्रकार के आवृत आवृत गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इतनी बात आप समझ में। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात 4 प्रकार के आवृत गुरु बीजाणु, कितने, इसको मान सकते हैं n, क्या बोल सकते हैं n, 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के जब हैं, तो 4 प्रकार में से 3 तो नष्ट हो जाते हैं,
क्या हो जाती है, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। ध्यान रखना, जब अर्धसूत्री विभाजन में तो 4 में से 3 तो नष्ट हो जाती है, सिर्फ एक सक्रिय रहती है। 3 तो नष्ट हो जाएंगी, सिर्फ क्या बचेंगे, एक बचेंगे। अब एक बचती है तो एक में फिर होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, यहाँ पर कितनी बची, सिर्फ एक, तो एक में फिर क्या होगा, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के दौरान कितने प्रकार की, 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, जब 2 प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनमें से एक कोशिका निभाग की ओर, निभाग किसको बोलते हैं, बीजांड द्वार के सामने वाले भाग को, एक कोशिका निभाग की ओर, जबकि दूसरी कोशिका किसकी ओर चली जाती है, बीजांड द्वार की ओर आ जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये कंडीशन आपको दिख रही, एक कोशिका कहां पर पहुंच गई, वहां पर, एक कोशिका यहाँ पर आ गई। इतनी में कोई डाउट, कोई क्लियर, ठीक है। इसके पश्चात फिर इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के दौरान फिर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। तो समसूत्री 1 से 2, और इससे भी 2, तो 1 से 2 बनेगी, इससे भी 2 बनेगी। इतनी बात आपको क्लियर आ गई। इसके पश्चात फिर इसमें फिर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के दौरान फिर 2 से, इस 1 से बन जाएंगी 2, इससे भी बन जाएंगी 2, इससे भी बन जाएंगी 2, इससे भी। तो इस प्रकार से 4 थी, तो 4 से कितनी हुई, 8 बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। आपको समझ में आ गई। इसके पश्चात फिर क्या होता है, इनकी कोशिकाओं में सेटलमेंट होता है, अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट के दौरान क्या होता है, इनमें से निभाग की तरफ से एक कोशिका बीच में आ जाती है, और एक कोशिका बीजांड द्वार की तरफ से बीच में चली जाती है, और ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। 3 कोशिकाएं यहाँ पर सेटल हो जाती है, 3 कोशिकाएं यहाँ पर सेटल हो जाती है। जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इसको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, इनको क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। जबकि जो नीचे की तरफ बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें से अगल बगल वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका कहते हैं, जबकि बीच वाली कोशिका को क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके पश्चात क्या होता है, जब ये हो गई आपकी परिपक्व भ्रूण की रचना हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से जब ये हो जाता है, इसके पश्चात फिर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि नर युग्मक जो होता है, नर युग्मक जब परिपक्व हो जाता है, तो नर युग्मक क्या करता है, उस फट जाता है। किस प्रकार से फटता है मैंने बता चुका हूँ। अब फटने के पश्चात वो उसी उसके वर्तिकाग्र पर आएगा। कहाँ पर आएगा, वर्तिकाग्र पर। जब वो आता है तो कितने युग्मक होते हैं, तो 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2, मैंने इससे पहले बताया है। तो 2 होते हैं, तो 2 वो क्या करते हैं, इनमें से एक पराग नलिका निकलती है, और पराग नलिका निकलती हुई कहाँ पर आती है, इसके पास आती है। कहाँ पर आती है, इसके पास बीजाणु द्वार से एक नली के रूप में यहाँ पर मिलती है। जिनमें से आपको पता होगा, एक जो नर युग्मक होती है, एक जो युग्मक होता है, वो इस अंड कोशिका के साथ संवेद करता है, इसके साथ संवेद करता है। जबकि दूसरा जो नर युग्मक होता है, वो इस बीच वाले के साथ क्या करता है, संवेद होता है, मतलब मिलता है। इस प्रकार से कितने, 2 युग्मकों का निर्माण होता है। कितने युग्मकों का, 2 युग्मकों का निर्माण होता है। अब इसकी अवस्था पूछी जाती है, अवस्था क्या है, तो यहाँ पर कितने केंद्रक हैं, तो 3 केंद्रक हैं, 1 2 3, और यहाँ पर कितने केंद्रक हैं, 2 केंद्रक हैं। तो इसको हम बोले 3n, इसको बोलेंगे 2n। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो बीजांड के भ्रूण के अंदर जो अवस्था होती है वो क्या होती है, 3n की 2n। तो कितनी n होती है, 3n। जबकि जो अंड कोशिका के साथ मिला भ्रूण कोश की, भ्रूण की बात है, वो कितना है, 2n। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, इस प्रकार ये दोनों मिलकर के एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण से फिर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, भ्रूण से फिर क्या बनता है, भ्रूण से हमारा बीज का निर्माण होता है, और फ्रेंड्स बीज से फिर किसका निर्माण होता है, बीज से फल का निर्माण होता है। तो आपके लिए ये समझ में आ गया। आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, देखो एक बार समझा देते हैं 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले क्या होती है, इस बीजांड, इसकी 3 भाग होते हैं, वर्तिका, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको वर्तिका, और इसको अंडाशय। इस एक हमने बीजांड काय की रचना ली थी। इस बीजांड काय को के अंदर क्या होती है, एक कोशिका होती है, जिसको बोलते हैं अधुस्तरीय कोशिका कहते हैं। इस अधुस्तरीय कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होता है बीजाणुजन कोशिका, और दूसरी होती है द्वितीय कोशिका। जो बीजाणुजन जो कोशिका होती है, ये स्वयं ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है, जबकि द्वितीय कोशिका ज्ञान की त्यों रहती है। इसके पास अब क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये तो ज्यों की त्यों रहेगी, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन होता है, और 1 से 4 गुरु बीजाणु आवृत गुरु बीजाणु का निर्माण करती है, जिसमें 3 क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, सिर्फ 1 बचता है। फिर उसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पर 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। इनमें फिर क्या होता है, सेटलमेंट होता है, तो एक ऊपर की तरफ चली जाती है, एक नीचे की तरफ जाती है। फिर इनमें समसूत्री विभाजन होता है, तो 1 से 2 और 2 से
फिर एक इससे भी दो, इसकी भी दो, फिर इनमें सप्तसूत्री वाले मतलब 4 से 8 बन जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इसके पश्चात इनमें कोशिकाओं में अरेंजमेंट होता है, और अरेंजमेंट होने के पश्चात फिर यहाँ पर क्या होता है कि एक कोशिका यहाँ से आ जाती है, एक कोशिका यहाँ पर एक कंडीशन बन जाती है। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से नरयुग्मक आता है, यहाँ से मादा युग्मक। तो मित्रों आज की क्लास बस यहीं पर। आप लोगों के लिए आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आपको अगर नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक किया करें। लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है, और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो को आपको कैसा लगता है। इससे क्या होता है, हमारा थोड़ा हौसला बढ़ता है। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से नरयुग्मक और मादा युग्मक मिलकर के बीज का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से जो फल बनता है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।